नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रमुख घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रमुख घटकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है कि स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हिस्सा है। कथन एक कहता है कि स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हिस्सा है। कथन दो कहता है, भारत नेट परियोजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक प्रमुख घटक है। उपयुक्त कथनों में से कौन से गलत हैं? तो केवल दो गलत है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसमें भारत नेट परियोजना का कोई योगदान नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को एक व्यापक डेटाबेस के रूप में एकत्रित करता है। दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। भारत नेट ग्रामीण भारत में ई स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा प्रदान करता है। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक प्रमुख हिस्सा नहीं है। जो भारत नेट परियोजना है उसका मुख्य उद्देश्य है इंटरनेट सुविधा को व्यापक स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे विस्तारित करना। और इंटरनेट सुविधा जब विस्तारित होगा तो ई स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का प्रयोग जो है वो बढ़ेगा और इससे काफ़ी लोगों को इससे फायदा होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के योगदान और राज्य सरकार के योगदान के संदर्भ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की फंडिंग संरचना क्या है? ठीक है। ऑप्शन एक कहता है कि सभी राज्यों के लिए 50-50% अनुपात। दूसरा कहता है कि पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 60 और 40, अन्य के लिए 90 और 10 का अनुपात। तीसरा ऑप्शन कहता है पूर्वोत्तर राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए 90:10, अन्य के लिए 60 और 40। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए 90 और 10 और अन्य राज्यों के लिए 60 और 40। ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वित्त पोषण की संरचना कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पैटर्न के आधार पर बनाई गई है। उत्तर पूर्वी राज्यों और 3 हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र सरकार 90% वित्त पोषण का योगदान देती है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से 10% का योगदान दिया जाता है। यह उच्च केंद्रीय योगदान इन राज्यों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है जो कि भौगोलिक, आर्थिक और असंरचनात्मक चुनौतियों का सामना करती हैं। अन्य राज्यों के लिए वित्त पोषण का अनुपात जो है वो केंद्र सरकार से 60% और राज्य सरकार के द्वारा 40% का वहन किया जाता है। यह संरचना देश भर में इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न राज्यों की अलग अलग राजकोषीय क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय जिम्मेदारियों का अधिक न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करती है। यानी कि जो विकसित राज्य नहीं हैं उनको अधिक सहायता दी जाती है। पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं उनकी जो भौगोलिक संरचना है वो काफ़ी जटिल है। हमेशा जो है उन प्राकृतिक आपदा का सामना उनके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार उनकी जो रिसोर्सेज हैं, उनका जो इनकम का सोर्स है, आय का साधन कम है, इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा उनको इस योजना में 90% का योगदान दिया जाता है और 10% राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है। पहला है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तीसरा है राष्ट्रीय डिजिटल पर वैश्विक पहल। पहला है, एक कहता है कि ग्रामीण और वंचित आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करना। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का योगदान है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य बीमा कवरेज को प्रदान करना। तीसरा, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल, निवेश को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय को सुविधाजनक बनाना। तो एक का बी हो जाएगा
2 का ए हो जाएगा और 3 का सी हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं। पहला है, 2018 में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च किया। इसमें 2 घटक शामिल किए गए थे। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, जिसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की संज्ञा दी जाती है, और दूसरा इसका घटक था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। पहला है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि प्राथमिक उपचार केंद्र के रूप में इसका विकास किया गया है। दूसरा है कि स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ावा देने के लिए जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी, और ये आयुष्मान भारत योजना के तहत इन 2 घटक जो है इनमें शामिल है। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। 2021 में एक अध्ययन में पाया गया कि आयुष्मान भारत योजना से जो स्वास्थ्य व्यय है उसमें आम लोगों के व्यय में 21% की गिरावट को देखा गया था। यानी कि सरकार के द्वारा जो 5 लाख की जो बीमा राशि दी जाती है उससे लोगों के स्वास्थ्य व्यय में 21% की गिरावट देखी गई। यानी कि इस योजना का उद्देश्य जो है वो थोड़ा बहुत पूरा होता दिख रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक अन्य प्रोग्राम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसका उद्देश्य है ग्रामीण और वंचित आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण और वंचित आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग 56% होता था, जो कि 2022 में 69% जो है वो हो गया है। 56 से 69% हो गया है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हुआ तो लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में जो है प्रसव, संस्थागत प्रसव को अपनाने लगे। राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 102 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा है, जिसके तहत 20,990 आपातकालीन रिस्पॉन्स वाहन सेवा संचालित की गई, और 108 सेवा का उद्देश्य गोल्डन आवर के भीतर प्रतिक्रिया यानी कि तुरंत रिस्पॉन्स देना। आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सूची और आवश्यक निदान सूची को अधिसूचित किया गया। एक सूची जारी की गई जिसमें कौन से दवा आवश्यक हैं और कौन से दवा जो है वो निदान सूची में शामिल किया जाना चाहिए, उसको अधिसूचित किया गया। और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर उस सूची को अपडेट किया गया। राष्ट्रीय फार्मा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करने, कमी की पहचान और यदि कोई कमी हो तो उसमें उपचारात्मक कदम उठाने के लिए इसका गठन किया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन ने कुपोषण, बौनेपन की समस्या को 2% तक कम करने का लक्ष्य रखा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत WHO ने निवेश को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय की सुविधा के लिए डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल जैसी शुरुआत की। तो भारत में जो है डॉक्टर जनसंख्या अनुपात जो है वो वर्तमान में एक डॉक्टर जो है 854 मरीजों के लिए उपलब्ध है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक डॉक्टर 1000 के मानक से काफ़ी बेहतर है। भारत सरकार ने अंडर ग्रेजुएट स्नातक सीटों की संख्या जो कि 2014 से पहले 51,348 थी, 2022 में इसको 91,927 कर दी गई, जो कि 79% की वृद्धि देखी गई है। नए एम्स की स्थापना केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 नए एम्स को मंजूरी दी गई है। 22 नए एम्स को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 19 एम्स में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं। 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं और 22 नए एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है। 19 में जो है वो कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो अगर हम एक फैक्ट जो है यहाँ की भारत में जो डॉक्टर और मरीज अनुपात कितना है तो 854 है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक डॉक्टर पे 1000 के मानक स्तर से काफ़ी बेहतर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर में 3 पानी के
3. पानी के नीचे भौगोलिक संरचनाओं का नाम भारतीय ऐतिहासिक हस्तियों के नाम पर रखा गया। भारत द्वारा प्रस्तावित इन नामों को हाल ही में मंजूरी दी गई है अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंद महासागर में 3 पानी के नीचे की भौगोलिक संरचनाओं का नाम भारतीय ऐतिहासिक हस्तियों के नाम पर रखा गया है, जिसमें अशोक सीमाउंट पहला स्थान है। अशोक सीमाउंट जो है वो पहला है, चंद्रगुप्त रिज जो है वो दूसरा है, और कल्पतरु रिज जो है वो तीसरा है। यानी कि 3 भौगोलिक नामों को रखा गया है। पहला है अशोक सीमाउंट, दूसरा है चंद्रगुप्त रिज और तीसरा है कल्पतरु रिज। भारत द्वारा प्रस्तावित इन नामों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल महासागरीय आयोग द्वारा इसको अनुमोदित किया गया। तो इसको स्वीकृति किसने दी? अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन के द्वारा, ठीक है। इन संरचनाओं की खोज राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र गोवा ने अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण अन्वेषणों के दौरान की थी। तो ये जो नामकरण हुआ है इसकी खोज किसने की थी? तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के द्वारा। राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। गोवा के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। इसके साथ अब हिंद महासागर में भारतीय वैज्ञानिकों या हस्तियों के नाम पर 7 संरचनाएं हो गई हैं, जिसमें पिछले जो नाम थे उसमें सीवी रमन के नाम पे एक रखा गया है। दूसरा समुद्री विज्ञानी जो थे एन.के. पणिकर, उनके नाम पे रखा गया है। तो एन.के. पणिकर पहला हो गया, सीवी रमन दूसरा विज्ञानी जो थे समुद्र विज्ञानी एन.के. पणिकर, तीसरा डी.एन. वाडिया और चौथा जो है पोत सागर कन्या के अनुसंधान पोत सागर कन्या के सम्मान में रखे गए थे। तो ये कुल 7 जो है स्थान जो है 7 संरचनाएं हैं, उनका नामकरण भारतीयों पर किया गया है। 3 जो है अभी किया गया है। पहला क्या है? अशोक सीमाउंट, दूसरा है चंद्रगुप्त रिज और तीसरा है कल्पतरु। इसके अलावा 4 जो पहले थे उनमें आपको सीवी रमन, समुद्री वैज्ञानिक एन.के. पणिकर, भू वैज्ञानिक डी.एन. वाडिया और अनुसंधान पोत सागर कन्या के नाम पर रखा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो ये आपका हो जाएगा, ये जो अशोक सीमाउंट है, चंद्रगुप्त रिज है, यहाँ पे है, ये आपको इंडियन ओशियन हो गया। और इंडियन ओशियन में ये वाला लोकेशन जो है यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त रिज, अशोक सीमाउंट और कल्पतरु रिज। तो ये आपको अगर उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए बोला जाए तो पहला हो जाएगा चंद्रगुप्त रिज, दूसरा हो जाएगा अशोक सीमाउंट और तीसरा हो जाएगा कल्पतरु रिज, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रोडक्शन फॉर सर्विसेज परियोजना शुरू किया है? किस संगठन ने पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज, पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज यानी कि PCAPS परियोजना शुरू की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज परियोजना शुरू की है। किसने शुरू की है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। इस पहल का उद्देश्य है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में मौसम, पानी, बर्फ और जलवायु पूर्वानुमान को बेहतर बनाना। इस परियोजना को बेहतर अवलोकन प्रणाली और विश्व प्रणाली मॉडल विकसित करके ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने या यात्रा करने वालों की सुरक्षा में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पिछली पहलों पर आधारित और व्यापक विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम का हिस्सा है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में तेजी से
जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न अनूठी चुनौतियों का समाधान करता है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब